अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत के मौक़िफ़ कुछ और नज़र आते हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग किस्म की हुकूमत कायम की हुई है। आज भी गंडापुर साहब की तरफ से बयान की हद तक ये कहा गया कि अगर खान साहब के हवाले से मसाइल ख़त्म ना हुए तो यकीनन वो एक मरतबा फिर मुल्क को लॉकडाउन की तरफ ले जाएंगे, एहतजाज करेंगे। इससे पहले भी माजी में एक से ज़्यादा मरतबा वो इस किस्म के दावे कर चुके हैं, लेकिन अब देखना ही होगा कि आया उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात खुद उनकी अपनी ही जमात में पैदा हो गए हैं वो किस हद तक गलत साबित होते हैं या वो उनको किस हद तक गलत साबित करने में कामयाब नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत एक तरमीम के बाद अगली तरमीम की तरफ बढ़ रही है। उनकी तरफ से बज़ाहिर इस पर खुलकर गुफ्तगू नहीं की जा रही है, लेकिन लग ये रहा है कि 27वीं तरमीम अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि ख़ास तौर पर इत्तेहादी जमातों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ ज़रूरियात थी जिनको मद्देनज़र रख कर कुछ तरमीम को अगले हिस्से के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब यकीनन ये वाज़ेह होता जा रहा है कि 27वीं तरमीम उन तमाम इत्तेहादियों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर मुरतब की जाएंगी। क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और किस हद तक इसमें हकीकत है कि 27वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर हुकूमत से ही मौक़िफ़ जान लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब। सर, आपकी बड़ी नवाजिश। ये फरमाइएगा सर कि ये जो सियासी तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी के साथ पिछले एक महीने में हुई, हुकूमत ने बड़ी अरख्रेज़ी के साथ इन तरमीम के ऊपर काम किया है और अब फाइनली ये तरमीम कानून का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि किसी नई तरमीम के ऊपर भी बातचीत हो रही है? वैसे तो आपने एक दो रोज़ पहले निशानदही की थी बिलावल साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के हवाले से कि किसी 27वीं तरमीम पर बात नहीं हुई, लेकिन ये अफवाहें इस्लामाबाद में अभी भी गर्दिश कर रही हैं कि ऐसा हो रहा है। देखें, जब 26वीं तरमीम के ऊपर एक कंसेंसस के लिए कोशिश हो रही थी तो उस दौरान बाज़ पार्टीज़ ने जो है वो अपनी अपनी डिमांड जो है वो सामने रखी। मिसाल के तौर पे ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से ये बात रखी कि जी हमारा सूबा जो है वो पहले उसका नाम जो है वो सरहदी सूबा था NWFP, अब वो KPK बन गया है, तो हमें तो नाम ही नहीं मिल सका, तो हमारे नाम से खैबर उतार के तो सूबा जो है वो पख्तूनख्वा जो है वो नाम रखा जाए। अब उसके लिए भी आइन में अमेंडमेंट ज़रूरी है। दुरुस्त। इसी तरह से MQM ने कहा कि जो आर्टिकल 140A है तो उसमें ये प्रोविज़न जो है डाली जाए कि जिस तरह से वफाक से सूबों को फंड्स जो है वो जाते हैं तो इसी तरह सूबों से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसी फार्मूले के तहत जो है वो फंड्स जाएं जिस फार्मूले के तहत सूबों को जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अब्बास कुछ और यानी मुतालबात या डिमांड्स भी थी जिनके मुतल्लक इस दौरान बात होती रही है। तो अक्सर जगह पे यही बात कही गई वज़ीर आज़म की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी कि जी 26वीं तरमीम के ऊपर आप कंसेंसस का हिस्सा बने जी। जो आपका मुतालबा है इसको हम फिर नेक्स्ट जो है वो अमेंडमेंट में देख लेंगे और हम उसमें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपकी जो जायज़ डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तो इसलिए ये बात होती रही है, अब भी हो रही होगी, लेकिन कोई ऐसी सूरत नहीं है कि ये कल या 10 दिन बाद जो है वो कोई 27वीं अमेंडमेंट जो है वो आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर बात होती रहेगी और जैसे ही कंसेंसस होगा तो फिर ये जो है वो लाई भी जा सकती है। ये बात इन बिटवीन PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में तय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कंसेंसस से ही लाई जाए, उसमें जो है वो महाजराई या तकसीम जो है वो मुनासिब नहीं है। सही। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब चलें ये तरमीम के हवाले से एक आखिरी सवाल है कि एक मसला एक और भी था जो कि शायद मेरी तस्दीक कीजिएगा कि शायद नून लीग की ये ख्वाहिश थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी एक शर्त इसमें शामिल की जाए 9 मई के मुल्ज़िमान के ट्रायल्स के हवाले से, लेकिन आई थिंक उस पर JUIFA ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। इस किस्म की कोई नुक्ता जो है वो क्या 27वीं तरमीम का हिस्सा बन सकता है मुमकिना तौर के ऊपर? जी, इसके ऊपर बात तो हो सकती है और एक नुक्ता नज़र है, ख़ास तौर पे हमारे
जो सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे हैं उनका ये कहना है कि जो लोग KPK के अंदर, अब ये बात तमाम सियासतदान कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का कल बयान था कि जी वहाँ पे रिट हुकूमत की ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, रात को वो सड़कें जो है वो वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, और बलूचिस्तान में बसों से बेगुनाह लोगों को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके तो उनको जो है वो कत्ल किया गया है। मजदूरों को, यानी बेगुनाह बेकसूर गरीब मजदूर जो है वो उनको जो है वो हलाक किया गया है, और इतनी बड़ी तादाद में एक वाक़े में कोई 31 के करीब जो है वो मजदूर उनको शहीद किया गया। तो जब फिर पूरी कौम ये कहती है कि ऐसे जराइम पेशा और दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो फिर वहाँ पे उन इलाकों में कोई इंसाफ का कटहरा कायम होगा तो उसमें पेश किया जाएगा ना उनको। तो वहाँ पे तो कोई इंसाफ का कटहरा जाने को तैयार ही नहीं है, कोई सिविलियन जज या सिविल कोर्ट जो है वो वहाँ पे फंक्शनली नहीं है, और उसका फंक्शनल होना भी जो है वो बड़ा मुश्किल और नामुमकिन है। उसकी अपनी हिफाजत के मामलात होंगे। तो ऐसी सूरत में ऐसे इलाकों में राना साहब, जो है वो अगर आप माज़रत आपकी बात काट रही हूं, सनसेट क्लास के तहत जी, अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाते तो उनको फिर किस अदालत में आप पेश करेंगे? सर लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि फिर एक सूबे तक महदूद कर दिया जाए जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा हैं, वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स हो जाएं, या फिर ओवरऑल मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात होगी? क्योंकि इस पर तो मेरा ख्याल है JUIFA का एक रिजिड स्टांस है कि वो नहीं होने चाहिए सिविलियंस के ट्रायल। क्या ऐसा हो सकता है फिर कि एक सूबे तक महदूद कर दें इसे? नहीं जी, एक सूबे तक क्या, उन इलाकों तक मखसूस करना चाहिए। यानी जिन एरियाज में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं या यहाँ पे इस किस्म के इंतहाई डेंजरस शफाक किस्म के जो है वो दहशतगर्द पाए जाते हैं, वहाँ पे होना चाहिए, उसके अलावा किसी और जगह नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात हो सकती है, होनी चाहिए और होगी, लेकिन किसी को इस बारे में कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि ये कोई यकतरफा तौर पे हुकूमत कोई तरामीम लेके आएगी। तरामीम जो भी होंगी वो कंसेंसस से होंगी, सबको ऑन बोर्ड ला के होंगी। ठीक है सर, ये बताएगा, आपसे वैसे मुश्किल सवाल करते हुए खुशी इस बात की होती है कि आप खुल के जवाब दे देते हैं। सर अदलिया के हवाले से बताइएगा कि अब कुछ एक नया बिल पेश होने जा रहा है कौमी असम्बली में जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। एक तो ये कि क्या उसमें इत्तेहादी और अपोजिशन एक पेज पर मौजूद हैं। दूसरा एक मसला या एक तनकीद जो हुकूमत पर हो रही है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से है। आपको याद होगा फ़ाइज़ ईसा साहब के वक्त में जब अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें एक सीनियर मोस्ट जज और एक अपनी मर्जी का जज वो ला सकते थे, लेकिन अब जब याया अफरीदी साहब ने बनाई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तो उसमें उन्हीं दोनों जजेस को वो ले आए हैं जिसके ऊपर बज़ाहिर तनकीद हो रही थी। तो क्या हुकूमत के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा? अगर इन दो सवालों के आप जवाब दे दें। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है, वो एक जज यानी जो नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस सीनियर होगा वो तो उस कमेटी का हिस्सा होगा। उसके अलावा जो तीसरा है वो अगर नंबर 2 को लाना चाहते हैं तो ले आए, उनका चॉइस है। वो नंबर 2 की बजाय नंबर 4 को लाना चाहते हैं, ले आए, उनका चॉइस है। तो अगर मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नज़र में उनका चॉइस जो है वो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज है तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं होगा इस पे? जी, हुकूमत को कतन एतराज़ नहीं होगा, ये क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग से मुतल्लिका मामला है, इसमें हुकूमत का कोई एतराज़ या उसका जवाब बनता नहीं है। अच्छा सर, ये मैंने दूसरा सवाल ये भी किया था कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल लाया जा रहा है उसमें इत्तेहादी और अपोजिशन यकसू हैं, एक पेज पे हैं हुकूमत के साथ। देखिए, जजेस की तादाद तो खैर पहले ही कम है, यानी जिस वक्त 17 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में और इसी तरह से
हाई कोर्ट्स में जब ये फैसला हुआ था मौजूदा तादाद का, उस वक्त की पेंडेंसी और आज की पेंडेंसी, उस वक्त की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन देख लें, ऑलमोस्ट जो है वो 2 टाइम नहीं 3 टाइम जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये तादाद जो है वो उतने की उतनी है। तो इसलिए ये तादाद जो है ये तो पहले ही इस बात का मुतालबा भी है, ज़रूरत भी है कि तादाद बढ़नी चाहिए। लेकिन अब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने हैं तो फिर कुछ जजेस ने उस तरफ मसरूफ़ हो जाना है, तो फिर पेंडेंसी को ख़त्म करने और आम आदमी के रिलीफ के लिए, आम आदमी को जल्दी इंसाफ पहुंचाने के लिए जजेस की तादाद तो बढ़ाना जो है वो मस्ट होगा। हाँ सर, तो इसमें अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में शिफ्ट कर देते हैं या अफरीदी साहब या जुडिशल कमीशन, तो आपके ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए? देखें जी, ये जो है वो इंटायर जो प्रोगेटिव या यानी जो इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन का है। जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट मौजूद ज़रूर है, लेकिन नॉमिनेटिंग पोजीशन तो गवर्नमेंट की नहीं है। वहाँ पे तो कंसेंसस से फैसला होगा, कंसेंसस से फैसला जिसके भी हक में हो जाएगा उसे मुकर्रर कर दिया जाएगा। दुरुस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा सर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। ये गंडापुर साहब के सर बयानात आ रहे हैं कि खान साहब को अगर कोई अब परेशानी हुई, तकलीफ़ हुई तो मुल्क बंद कर देंगे। बात के ऊपर वो मुल्क बंद कर देते हैं या कम से कम ऐलान करते हैं बंद करने का। तो आपके ख्याल में बहैसियत वज़ीर आला क्या उनका क्या ये टेक होना चाहिए? और दूसरा, वो जो दावे कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक बात ये भी की है कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आपको लगता है ऐसा हुआ है? देखें, उनकी बातों पे यकीन करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बग़ैर सोचे समझे जो है वो गुफ्तगू फरमाते हैं और कोई ना कोई वीडियो जो है वो आए दिन जारी कर देते हैं जो कि जिस मनसब पे वो फायज हैं उसके शान शान नहीं है। तो अब ये उनकी गुफ्तगू को संजीदगी से लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। वो एक बात आज करते हैं, उसके अगले दिन जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई बात होती है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनकी इन दोनों बातों में कोई संजीदगी या कोई इसमें हकीकत है। बस वो उनके जो ज़हन में आया उन्होंने बयान कर दिया। तो सर, क्या वाकई बुशरा साहिबा की जो रिहाई हुई है ये आप समझेंगे कि कानून के मुताबिक है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे थे मीडिया से गुफ्तगू में कि जिस तरीके से वो 30-30 घंटे गायब रहे, ये भी कुछ पुरस्रार बात है और फिर उनका सामने आना और दावा करना। तो आपको लगता है कि वो रिहाई किसी मुमकिन बातचीत के तौर पर बैकडोर चैनल पर उसके बाद मुमकिन हो सकी है? नहीं, देखें, इसमें जहाँ तक बुशरा बीबी की रिहाई का तल्लक है तो रिहाई तो उनकी अदालत से हुई है। कोई गवर्नमेंट ने केस विड्रॉ नहीं किया। तो इस यानी अगर ये कहा जाए कि ये डील का नतीजा है तो फिर ये डील कोई अदालत ने की है। ये तो खामखा अदलिया को अंडरमाइन करने वाली बात है कि एक जो है वो अदलिया के फैसले को जो है वो डील का नतीजा जो है वो करार दिया जाए। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब जब गायब होते हैं तो फिर वापस आके बताते भी नहीं है कि वो कहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाके कोई गुफ्तगू और करते हैं, यहाँ पे आके जो है वो और किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो ये उनका किरदार जो है वो काफ़ी ड्यूबियस है। नहीं सर, लेकिन आपने अभी खुद ही जो है वो आपने सर अभी खुद ही कह दिया कि वो जहाँ जाते हैं उधर का बताते भी नहीं है और वहाँ कुछ और बात करते हैं, यहाँ कुछ और बात करते हैं। तो आपके ख्याल में वजह क्या है? फिर दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं विकेट के? मेरा ख्याल है कि दोनों साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड पे खेल पा नहीं रहे। मेरा जो अंदाजा है कि उनसे कोई साइड भी जो है वो खुश नहीं होगी, क्योंकि ऐसे अमल का यही नतीजा होता है। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि अब थोड़ा सा मखसूस नशिस्तों का भी एक मसला है जो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब इस पे
स्पीकर कौमी असम्बली साहब ये कह चुके हैं कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा मैं उसी को तस्लीम करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मैं तस्लीम नहीं करूंगा। आपके ख्याल में क्या अब चॉइस क्या रह जाती है? अदलिया को सुपरसीड करेगी पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन, या इन एनी केस जो बार बार तफसीली फैसले और वजाहतें आई हैं उनको इंटरटेन किया जाएगा हुकूमत की तरफ से? देखें, इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है। इलेक्शन कमीशन हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट भी आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले कर सकता है। अब एक कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, फैसला इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक करना होगा। कहीं ये नहीं लिखा कि आइन कुछ कह रहा हो और कानून कुछ कह रहा हो और आप उसे छोड़ के किसी अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। अदालत का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा फैसला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ दी अपना लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है। उससे बाकी तमाम लेजिस्लेटिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उससे नीचे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन काम करना होगा, ठीक, और उसी के मुताबिक फैसला करना होगा। बिल्कुल ठीक। सर लास्टली बस ये फरमा दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा चुके हैं वापस, उसके बाद अमेरिका से होके फिर शायद वतन वापस आएंगे। आपके ख्याल में सियासी तौर पर आप उनको देख रहे हैं कि वो वाकई फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि सर नून लीग के कुछ लीडरान ऐसे हैं जो कि अब बज़ाहिर पार्टी पॉलिसी से हट के गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आपके ख्याल में वजह क्या है कि वो ओनरशिप क्यों नहीं नज़र आ रही है? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब के प्रोएक्टिव होने में कितना वक्त अभी दरकार है मजीद? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से प्रोएक्टिव हैं और दोनों हुकूमतें जो हैं उनके विजन को, उनकी मशावरत को, उनकी गाइडेंस को लेके चल रही हैं। सिर्फ ये है कि वो मीडिया में जो है वो मुतहर्रक नहीं है, अदरवाइज वो पूरी तरह से मुतहर्रक भी हैं और पूरी रहनुमाई और गाइडेंस दोनों हुकूमतों को दे रहे हैं। लेकिन बावजूद जो है वो खुद मीडिया में मुतहर्रक इसलिए नहीं है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अंडरमाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर को भी और चीफ मिनिस्टर को भी। तो उनकी ये वाइज सोच है कि वो उनको ऐसी सूरत हाल से दो चार करने की बजाय उनको सपोर्ट करें ताकि दोनों हुकूमतें जो है वो बेहतर कारकर्दगी करें और कामयाबी का जो है वो सबब बन सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर आज़म बराए सियासी अमूर, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। यकीनन हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हद तक नज़र अब आ रही हैं कि किस तरीके से तरामीम और इसके बाद अगले मरहले के ऊपर मज़ीद तरामीम की जा सकती हैं, लेकिन तमाम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को उसमें साथ रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई है। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के बाद, उनकी बहनों की रिहाई के बाद आज उनकी बहनों की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई है। लग ही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब कुछ रवैया नर्म होता जा रहा है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े तवील वक्फे के बाद आज बिलाखिर बानी चेयरमैन पीटीआई की अपनी बहनों से मुलाकात करवा दी गई। उससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले बुशरा बीबी साहिबा की भी एक केस में तोशाखाना 2 में ज़मानत पर रिहाई मुमकिन हुई और उनकी तरफ से आज पेशावर हाई कोर्ट से भी हिफाजती ज़मानत करवा ली गई है, जिसके बाद अब लग ये रहा है कि वो किसी भी दूसरे सूबे में आसानी के साथ मूव कर सकती हैं। केसेस अपने वो फेस करेंगी, लेकिन उनके लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर ये स्टेप भी उठाया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि बुनियादी तौर पर जो तोशाखाना का अवलीन केस है उसके हवाले से भी अब हेयरिंग्स होने वाली हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होती हैं और क्या बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के हैं वो दूर हो सके हैं या फिर नहीं। क्योंकि सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आज फिर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर तो उनके मसाइल और उनकी मुश्किलात कम नहीं की गई तो वो एक मरतबा फिर मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और मुल्क को बंद कर देंगे। अब इतने बड़े दावे जो किए जा रहे हैं
क्या बाकी हुकूमत के अराकीन और सूबे क्या इसमें कोऑपरेट करेंगे या ये सब कुछ बर्दाश्त करने के मुतामिल हो सकते हैं? यकीनन पीटीआई को कुछ ग्राउंड रियलिटी का भी अंदाज़ा होगा कि क्या ये अफोर्डेबल भी है या फिर नहीं। इसी पूरी सियासी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। नईम हैदर पर न सिर्फ पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं बल्कि सीनियर वकील भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये बताइएगा कि आज खान साहब की बड़े तवील वक्फे के बाद उनकी बहनों से मुलाकात करवाई गई, उसमें क्या पता चल सका है? उनकी बातचीत हुई हो? और जो एक खान साहब के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको अलग रखा गया है आइसोलेशन में, और जो मुश्किलात उनकी हैं उसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया सना। बात यह है कि खान साहब तो हौसले हिम्मत की उनकी दाद है कि जितनी मुश्किलात, जितने प्रॉब्लम, जितने उनके ऊपर गोलियां चलना केसेस के अंदर, सारी उनकी अगर स्ट्रगल देखी जाए तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, लेकिन उनकी हिम्मत हौसला बुलंद। अभी जो सूरत हाल है खान साहब के अंदर वो ये है कि जैसे कि अलीमा खानम साहबा ने बताया, जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, जैसा कि और दीगर हमारे लोग जो वहां पर मिले उन्होंने बताया कि खान साहब के ऊपर जो है वो जो 3 तारीख से लेकर अब तक किया गया है, अब तक भी तक अखबार की कोई रसाई नहीं है। 5 दिन बिजली जो है वो उनकी बंद रखी गई। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उन्हें खाना जो है इस तरह का हेल्दी नहीं था और बुरा खाना था, वो जो है उसके जो है बदहजमी हुई और उनको उल्टियां भी आई। और उसके अंदर रीजन ये भी एक थी कि वॉक करने की जो इजाजत थी वो भी नहीं दी गई, एक्सरसाइज के ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो ये जो सारी सूरत हाल की गई, इसका मकसद ये था कि खान साहब को तरीके से तोड़ा जाए, खान साहब को पीछे हटाया। खान साहब जो है टूट नहीं रहे, केसेस से नहीं टूट रहे। बेगम अंदर जेल के अंदर डाल दी गई है, उनकी फैमिली के बाकी बहनें हैं वो जेल के अंदर हैं। तो लिहाजा वो टूट नहीं रहे, तो कोई ऐसा तरीकाकार किया जाए जिससे उनके ऊपर मेंटली जो टॉर्चर है वो किया जाए। तो वो मेंटली टॉर्चर उनका करना, सारा कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब के हौसले अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है। उनकी एहलिया की उनसे मुलाकात कब तक एक्सपेक्टेड है वैसे? क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट में उनको हिफाजती ज़मानत भी दे दी गई है, जबकि पेशावर में उनके कोई ऐसे सच केसेस मौजूद नहीं हैं। तो अब वो हिफाजती ज़मानत वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, और दूसरा मुलाकात कब तक कर सकती हैं वो? देखिए, दरख्वास्त की जहाँ पर बात है, उन्होंने हिफाजती जमानत ली है वहाँ पर जो है अपने पेशावर हाई कोर्ट से, और वहाँ से उन्होंने एक उमरी बस बेल भी ली है कि तमाम मुकदमात में, यानी कि जो नॉमिनेटेड सामने है या ऐसे मुकदमात जो हिडन में रखे गए हों या छुपा के या किसी और नए मुकदमे में इम्प्लीकेट ना की जाए, तो उन्हें मुकम्मल तौर पर अदालत ने दी। और ये ऑलरेडी नज़ीरें मिलती हैं कि आप किसी को क्रिटिकल का निशाना बनाते हुए अगर आप ऐसा टारगेट करें तो अदालत जो है वो प्रोटेक्शन देती है। तो अदालत ने उन्हें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो दी है प्रोटेक्शन कि उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। उनकी सेहत जो है वो थोड़ी सी डाउन थी, जिसकी वजह से वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो पाई, और इंशाल्लाह ताला वो ट्रैवल करेंगी। उनके मुंह के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, दांतों के अंदर, और वो इन्फेक्शन जो है कानों तक गया, आंखें उनकी, वो जो सारी सूरत हाल हम इससे करते हैं, वो जो है वो अभी भी उनको जो सेहत है मुकम्मल उनकी ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो समाज के अंदर जो है उन्होंने इल्तवा की दरखास्त की और प्रोटेक्शन भी मिली है। तो अब जिस वक्त सेहत उनकी साथ देगी तो अल्लाह ताला वो आएंगी, खान साहब से मिलेंगी। खान साहब से उनकी मुलाकात जो है 3 तारीख से लेकर जो है वो नहीं करवाई गई, और उसकी रीजन यही थी कि जैसे उन्होंने पाबंदी लगाई है खान साहब से मुलाकात के ऊपर, वकला की मुलाकात के ऊपर, डॉक्टर्स की मुलाकात के ऊपर, फैमिली की मुलाकात के ऊपर, तो एक मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत कि कोई मौक़िफ़ बाहर ना है, डायरेक्शन ना है, किसी जरिए से बाहर ना है, उनको अलग अलग जो है के अंदर जो है अपने कमरे के अंदर जो है जो जहाँ पर कैद रखा हुआ है वो एक आप समझ लें कि उन्हें किया हुआ था, आप उससे मूव नहीं कर सकते किसी जगह पर। अच्छा, मुझे मुझे मुख्तसर बताइएगा कि क्या बुशरा साहिबा आप पेशावर में ही क़याम करेंगी या वो वापस लाहौर में अपने रिहाइश गाह जाएंगी? ये कुछ पता चल सका है? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं है, और जहाँ तक बात है वो पेशावर, उनकी अपनी मर्जी है, पेशावर रहें लाहौर रहें, इसका तो मेरा ख्याल में कोई किसी चीज से जो है वो तल्लक नहीं है। इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीएमएलएन की तरफ से या पीपल्स पार्टी या दीगर जमात की तरफ से। वो कहती हैं कि पता नहीं जनाब, देखें जी ये डील हो गई और डील के तहत ये उधर चली गई, फलां हो गया, ये हो गया। कोई ऐसा मामला नहीं है।
डील अगर होनी होती तो वो कभी भी जेल ना जाती, या उनका माइंड इस तरह का होता, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करना। हमने बताया कि चूहे जो है वो छत से गिरते हैं, हमने बताया कि किस तरह का गंदा पानी है, किस तरह से खुराक जो है वो नहीं। तो सारी सख्तियों के बावजूद उन्होंने 264 दिन जो है वहाँ गुजारे। इसी तरीके से इमरान खान साहब वो भी माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक और अहम चीज़ जिस पे आपका कमेंट चाहिए वो ये कि आज गंडापुर साहब हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक मरतबा फिर ये दावा किया कि अगर खान साहब के मसाइल और उनकी मुश्किलात कम ना हुई तो वो मुल्क भर को जैम कर देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन होगा? इससे पहले भी उन्होंने 2 मरतबा ये दावे किए, लेकिन वो ख़ुद भी डी चौक नहीं पहुँच सके कारकुनान के पास। आपको पता है कई घंटे गायब रहे और इस पर ख़ुद PTI में बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर। अब जो उन्होंने बात की है तो इसके पीछे क्या कोई मौसर प्लानिंग मौजूद है? और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई में उनका किरदार है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए बात यह है कि जहां तक बात है बुशरा बीबी की रिहाई के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है सिवाय अदालत की। अदालत ने अपना किरदार जो है वो अदा किया है, और उस अदालत ने किया है जो हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट की अगर बात की जाए तो है कि फिक्स मैच जो है वो खेला जा रहा था कि सजाएं दो, जल्दी से जल्दी स्पीडें लगाओ, डे टू डे हेयरिंग्स करो। तो उनकी हाई कोर्ट की हुई है, नीचे जो बेल है उनकी खारिज हुई थी। तो बात जहाँ पर अली अमीन की है उनके बड़े अहम है, जो बात की है कि उनके ऊपर ये सख्ती इसी तरीके से जारी रखी गई, तो बिल्कुल हम जो है वो किसी चीज से जो है पीछे नहीं हटेंगे, और हम बिल्कुल एक ऐसी हड़ताल करेंगे जिससे हम मुल्क बंद करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये मुसलसल जो है वो काम जारी है। आज भी अगर देखा जाए तो 400 से ज्यादा हमारे हैं उनको जुडिशल किया गया है, और वो बेगुनाह बेचारे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 86 लोगों के ऊपर उन्हें मुकदमात में उनको डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद दोबारा एक वकूआ बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जिसमें 2 MPs भी शामिल थे। लेकिन हमारे हौसले जो है इन तमाम मुश्किलों से पीछे नहीं हटने पाते। और जहाँ बात है मरियम नवाज की, मरियम नवाज जो है वो भी आकर दे रही है खान साहब की जो है जान के हवाले से कि ये फितना जो है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है। तो इस तरह की बातें करना मरियम नवाज की तरफ से, इस तरह की बातें जो है वो करना, एक बेशक आप आम 47 के मुताबिक अपना वार्ड भी हारे हुए हैं, और आप एक नोटिफिकेशन तो आपको हुआ है कि आप वजीर आला हैं, बेशक आप जेली हैं। तो इस मसरत के ऊपर बैठकर आप इस तरह के बयान दागना, इस तरह की स्टेटमेंट देना बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इनको शायद भूल लगी है कि ये फिर कोई इस तरह की तरफ अमल करके तो ये फिर आराम से घर बैठ जाएंगे। अवाम जो है पीछा करेगी। खबरदार कोई बंदा ऐसी बात भी करे या दोबारा इस तरह की रिपीट भी करे, हम उसके ऊपर कानूनी चार्जोई का भी हक रखते हैं, और हमारी मुशावरत जारी है। 1-2 जगहों पर दरखास्त इनके खिलाफ दे दी गई है, पिंडी में भी हो गई है, तो लिहाजा ये काम जो है ये बंद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, सीनियर वकील और पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपना बयानिया लेकर चल रही है, और चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से केसेस हों या इमरान खान साहब के हवाले से हों, उनका ये कहना है कि जो लीगली तरीक़ाकार था उसके तहत ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। अलबत्ता गंडापुर साहब ये दावा करें कि उनकी रिहाई में उन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया है। अब इसकी वजाहत वही कर सकते हैं कि किस नौयत का किरदार उन्होंने अदा किया है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इसी सियासी पूरी सूरत हाल पर, और ख़ास तौर पर जो मुमकिन आइनी तरमीम अब पाइपलाइन में मौजूद है 27वीं तरमीम के नाम से, उससे किसको कितना फ़ायदा पहुँच सकता है, इसके ऊपर कुछ तजिया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से भले इस हवाले से इनकार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ ना कुछ आईनी तरमीम के हवाले से चल भी रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नरम रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है, और क्या ये बात दुरुस्त की जा सकती है, कही जा सकती है? जिस तरह गंडापुर साहब ने भी फरमाया कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के पीछे उन्होंने किरदार अदा किया है, ये तो वाज़ेह है कि वो न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के करीब है बल्कि खान साहब के भी करीब है। लेकिन दोनों तरफ से अब इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो संजीदगी के साथ दोनों तरफ मुतमईन करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब भी हो रहे हैं या फिर नहीं। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए काफ़ी तजियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो मैं तरमीम के हवाले से एक कॉमेंट आपसे क्विकली ले लूँ कि ये जो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, आपके ख्याल में पिछली तरमीम का ही असर भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब नई तरमीम की तैयारी हो रही है? हुकूमत तो कह रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हकीकत क्या है आपके ख्याल में? देखिए जी, 27वीं तरमीम की तो तब सेंस बनती कि 20वीं तरमीम जब नाफिज़ अमल होती
तो उनमें से उनको मर्जी के नताइज ना मिलते। अभी तक तो 26वीं तरमीम के बाद फैसले किए गए हैं। मसलन जो आईनी बेंच है उसी आम जजेज हैं 7 है 9 है और फिर उनकी सिलेक्शन है और फिर उसके बाद आया उस बेंच को हेड कौन करेगा, आया या चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद करेंगे या उसका भी हेड बनाया जाएगा। ये सारे फैसले जो हैं बेंच की हद तक तो नहीं, लेकिन जजेस की जो है नॉमिनेशन है, तैनाती है आईनी बेंच के लिए, वो तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के लिए नाम आ गए हैं। उसकी मीटिंग जो है चंद दिनों में हो जाएगी और जब एक पूरा आईनी बेंच बन जाएगा तो उसमें जो हुकूमत ने कि रिजल्ट से आईनी बेंच से और उसके बाद जो आईनी तरामीम जो अदालत ने एक बड़ा ही उसको कंफ्यूजन में डाला हुआ था, जो हमारी मुक्तदरा है, हुकूमत, गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, कि कई फैसले ऐसे थे जो उनकी तबीयत नागरान रहते थे, नागवार गुजरते थे, तो वो अब आईनी बेंच के थ्रू देखते हैं क्या उसको निकलता है क्या नहीं निकलता। अमलन मैं ये समझता हूँ कि ये 26वीं आईनी जो तरमीम है वो एक ऐसी आस्किंग है कि वो तंग आमद बजांग आमद, अगर वो ये तरमीम ना लाते कि तो उसमें वो कहते हैं ना कि इफ यू लिव आई लिव यू डाई बेटर यू डाई, तो इससे उनको एक काम करना था, एक तो के साथ जो कि उसका नाम आज आईनी अदालत होता तो भी यही होता और बेंच बना तो चूंकि आईन की तरमीम है तो ये इसलिए वो आम बेंच नहीं है जो हम कहते हैं, तो आईनी बेंच, लेकिन नाम बदल के वही कर दिया गया। हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं। ये था कि मंसूर साहब को रोकना, जो को रोक लिया। तो मेरे नहीं ख्याल कि 27वीं तरमीम की हुकूमत कितनी जल्दी है, पहले उनका ये टारगेट होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो नताइज हमें लेने हैं वो लीजिए। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये गंडापुर साहब आज फरमा रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई में उनका किरदार रहा है, फिर आपको ये भी याद होगा किस तरह 30-30 घंटे वो गायब भी रहे थे और दूसरी तरफ भी जाके बातचीत करते थे, फिर पीटीआई के लोगों को भी मुतमईन करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके हवाले से अब दोनों तरफ रिजर्वेशंस बढ़ती जा रही हैं। आपके ख्याल में ये जो एकदम से खान साहब के लिए थोड़ा सा कुछ गुंजाइश पैदा हुई है, उनकी बहनों से भी उनकी मुलाकात करवाई गई है और उनकी अहलिया को भी रिहा किया गया है, कोई आपको लग रहा है कि मामला कुछ हल की तरफ जा रहा है या कम से कम कुछ रवैये में नरमी आई है? मेरा ख्याल है खान साहब के तो जितना तक मसला है उसमें तो पूरी रवैये में नरमी आई है, ना उसका नजर आया है। ये भी एक अनोखा वाक़या है कि उनको 25 दिन जो है तकरीबन 23-24 दिन जो है उनको किसी से नहीं मुलाकात कराने की गई और उन्होंने जेल के अंदर उनका बकौल तहरीक इंसाफ के वकला के उनकी बहनों के बहुत उनके साथ कुछ सख्ती भी ज्यादा कर दी गई है, सख्ती से मुराद पाबंदियां ज्यादा कर दी गई। ऐसे ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि खान साहब पे कुछ सख्ती करेंगे, क्योंकि वो एक उनका प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो मिलिट्री फोर्स में चाहे उसमें, वो उनका जो है पूरा रिस्पेक्ट दे के और हर तरीके से वही है कि उनको मुलाकातें नहीं करवाई गई क्योंकि उन्होंने एक सख्ती का माहौल है। जहाँ तक ये बुशरा बीबी की रिहाई का मामला है तो ये भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि वो बनी गाला से चली तो पेशावर जाने के लिए उनके ज़हन में कोई आइडिया था, जो उन्होंने पहले बताया कि वो लाहौर जा रही है, फिर अचानक पता चला कि वो पेशावर में जाकर नमूदार हुई है और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो भी है उन्होंने हर तरीके से दाद तहसीन और उनको वेलकम के ढोंग ने बचाया। गौर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर यूसुफ साहब ने की, अली मीन गंडापुर ने उनके लिए दिल माशात चश्मे मारोशन दिल माशात थे, लेकिन और आके उनके पलके बिछा रहे थे। मसला ये है कि वहाँ कहीं तो काजी में इलाज कराने आए हूँ, चेकअप कराने हूँ शौखानों से, फिर अब पता चला जी 2 दिन के बाद कि मैं तो जो प्रोटेक्टिव बेल हैं उसके लिए अप्लाई करती फिर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन है और अली मीन गंडापुर का भी जो रोल है वो सिर्फ वो सारे इतने अपोलोजेटिक क्यों हो गए हैं और क्यों इतनी वजाहतें दे रहे हैं, रियली मेरी जो है ना समझ सवालतर है कि आप के अंदर जब आप होते हैं अपने आप की बात से कन्विंस नहीं होते तो फिर आप जो है किसी तरीके से उसके लिए वजाहतें देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ जो है ना इज अ वेरी अपोलोजेटिक थिंग
और ये इस तरह तरीके इंसाफ उनकी रिहाई के ऊपर इतनी अपॉलोजेटिक है, ये एक उन्होंने मजीद इसको मिस्टीरियस बना दिया है और लोगों के अंदर ये नया एक जेर बहस बात है कि क्यों तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वजाहत क्या दे रहे हैं, गन्नापुर क्या फरमा रहे हैं, गौरी खान, उमर अयूब सारे, लेकिन ये मुझे पता है कि वजाहत जो है गैर जरूरी की जाए तो इसका मतलब है कि खुद उनके अंदर कोई एक मैं ये तो नहीं कहता कोई एक गिल्ट है या एक कोई ना कोई ऐसी बात है। तो ये ऐसी सूरत हाल है, तो इसे मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी का निकलना जो है एक मिस्ट्री है, क्योंकि क्या जरूरत थी कि लाहौर का क्या है कि पेशावर पहुंच जाए, शाह खानम का क्या है कि शाह खानम आज तक नहीं गई, फिर उसके बाद एकदम पता चले प्रोटेक्टिव बेल और फिर खान साहब को मिलने भी ना आए या उनके मुकदमे, तो ये मुलाकात ऐसी नहीं थी, ये तो रहने भी इसी सिलसिले में गई है कि अदालत के अंदर मुकदमा लगा हुआ है क्योंकि ओपन कोर्ट है और उनको इजाजत है करने जाने की। भाई खान साहब के मामला तो ये है कि मेरा ख्याल में हर आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से ज्यादा सख्ती की तरफ होगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो लग रहा है वो हालात मुख्तलिफ हैं, बज़ाहिर उसके जो बयान किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।